जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक जंग सिर्फ मिसाइल और बम से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि जंग का असर जो है वो बैटलफील्ड से ज्यादा हजारों किलोमीटर दूर दुनिया की इकोनॉमीज और एनर्जी मार्केट्स और गरीब जो देश हैं उनके बजट पर पड़ता है। आज हालात ये हैं कि ईरान वॉर से शुरू होने के बाद हम देख रहे हैं कि 27 देशों ने वर्ल्ड बैंक से जो है वो इमरजेंसी क्राइसिस फंड तक तुरंत पहुंचने की जो कोशिश है वो की है और वो प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ये जो बात है ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटा सिग्नल नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि वेस्ट एशिया की जो आगे अब ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंच चुकी है। एनर्जी जो प्राइसेस हैं उसमें उथल पुथल, फर्टिलाइजर सप्लाई चेन और जो उस पर प्रेशर आया, ऑयल रेवेन्यूज में गिरावट और डेवलपिंग जो इकोनॉमीज है उन पर बढ़ता हुआ बोझ, ये सब मिलकर एक नए ग्लोबल इकोनॉमिक स्टॉर्म की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। केन्या और इराक जैसे देश जो हैं पहले ही इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट की तलाश में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सिर्फ कुछ महीनों की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसने 27 देशों को वर्ल्ड बैंक के दरवाजे तक पहुंचा दिया, तो अगर ये संकट लंबा चलता है तो दुनिया की जो इकोनॉमी है उस पर इसका कितना असर हो सकता है, तो इसको हम समझेंगे विस्तार से। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, क्या ईरान वॉर जो है अब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल चुका है? देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर चला था फरवरी 28 2026 से, आप देख हम्म, लीजिए कम से कम 3 महीना हो जाएगा। और अब जाके कुछ पीस ट्रीटी की बात हो रही है। बट हम्म, इस वॉर के दौरान जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पर हमला हुआ, सप्लाई हम्म, चेन डिसरप्शंस हुआ, उसके हम्म, कारण बहुत सारी कंट्रीज के रेवेन्यू जो है, जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन जैसे इराक है, उसकी ऑयल रेवेन्यूज इफेक्ट हुई है। केन्या हम्म, जैसे नेशन की भी एक तरह से उन्हें इमरजेंसी असिस्टेंस मांगना पड़ा, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड फर्टिलाइजर जो भाव है वो बढ़ चुके हैं, ऑयल के भाव बढ़ चुके हैं, गैस के भाव बढ़ चुके हैं, लॉजिस्टिक्स, इंश्योरेंस, उनके भाव बढ़ चुके हैं। 27 कंट्रीज अभी ऐसे हैं कि जो इमीडिएटली वर्ल्ड बैंक के पास उन्होंने दरख्वास्त दी है कि आप हमें इमरजेंसी फंडिंग चालू कर दीजिए। और मोदी जी ने इसी स्थिति को रिपीट ना करने के लिए भारत के लोगों को बोला है कि आप विदेशी ट्रेवल मत करिए, सोना मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। ये एक तरह से आपातकालीन स्थिति मोदी जी ने इसके लिए किया कि आगे जाके तकलीफ ना हो सके। इसी हम्म, के लिए ये सब एक तरह से कंटिंजेंसी मेजर्स थे। आज भी हमारी जो इकोनॉमी है बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास 690 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। कंपैरेटिवली आप देखिए कि जो पेट्रोल के दाम है कम से कम 6 से 7 रुपया बढ़े हैं। और ये एक तरह से आप देखिए स्टेबल है हमारी इकोनॉमी। मानता हूं कि कुछ रुपया जो है वो डिप्रिशिएट होता जा रहा है। और ये हम्म, भी आप देखिए, क्योंकि आप देखिए कि पहले जो क्रूड हम 65 में लेते थे, आज हम 109 110 पे ले रहे हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 50 से 60% तो एक तरह से प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ऊपर हम्म, से जब भी क्राइसिस आता है, हम्म, डॉलर जो होता है वो उसको सेफ हेवन एसेट भी मानते हैं लोग, और इसके कारण डॉलर का डिमांड भी बढ़ रहा है। और डॉलर का डिमांड बढ़ने से एक और एक चीज हुआ है, बॉन्ड यील्ड जो है 30 ईयर बॉन्ड हम्म, यील्ड, वो भी 5% के आसपास हो चुकी है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड का। तो हम्म, उसके कारण भी जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स है, जो हेज फंड्स है, वो उनको समझ में आ गया कि इजीली अपना पैसा आप यूएस के डेप्ट मार्केट में डाल दीजिए, ट्रेजरी बॉन्ड्स में, वहां पर आपको 5% मिल जाएगा। तो ये एक तरह से रीजन है कि रुपये के अंदर थोड़ा स्लाइड हुआ है। बट सबसे बड़ी बात है कि केन्या और इराक और ऐसे 27 देश अभी इमरजेंसी फंडिंग की बात कर रहे हैं। ये एक बताता है कि ये मेरा मानना है आगे जाके ये 27 देशों तक लिमिट नहीं होने वाला है, और भी हम्म। कंट्रीज जुड़ेंगे। अभी लेकिन तो मुझे एक बार बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो 27 देश हैं उनको इमरजेंसी फंडिंग की जरूरत पड़ रही है? अमर जी देखिए,
जैसे इराक जैसा कंट्री है जिसकी ऑयल रेवेन्यूज होती है, वहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम तो इफेक्ट होती है ना। वो अपने देश में वेलफेयर जो स्कीम्स है वो कैसे चालू करेगा। और आप सोचिए बाकी जगह सिर्फ ऑयल कंपनीज के ऊपर अटैक नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा वहां पर जो फर्टिलाइजर प्लांट्स है उनके ऊपर भी हमला हुआ है, वहां पर भी सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है। हीलियम गैस जो है वो मैक्सिमम जो कतर से आती है उसकी भी डिसरप्शन हो गई है, जो एमआरआई के अंदर यूज होती है। तो ये जो सप्लाई चेन है इसका जो रिस्क है अभी लोगों को समझ में आएगा जून के बाद। और भारत के अंदर भी देखिए होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स जो 3% पहुंच चुका था, 3.36, वो 8% जा चुका है। भारत के अंदर भी आरबीआई जो है जून के अंदर, जून 3 या जून 5 को मॉनिटरी मीटिंग कर रही है और वहां पर 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट बढ़ाने की बात की है। ये बात ये जो स्पेक्यूलेशन है मार्केट में चल रहा है, और ये भी बताएं कि ये सिर्फ 25 बेसिस नहीं होगा, इसमें 50 बेसिस पॉइंट होगा, 2 बार रेट हाइक होगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और आप ये देखिए कि जिसके हिसाब से रुपए पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री ने बोला था कि हमें फ्यूचर जो है उसको सिक्योर करने के लिए जब हमारी स्थिति अच्छी है उसी समय संभल जाए तो बढ़िया है। तो वो एक वार्निंग कॉल था और आप देखिए कि जनता भी रिस्पॉन्ड कर रही है। और आज सरकार ने 8 रुपया कुछ पेट्रोल पे बढ़ा दिया है, पर लोगों को समझ में आ रहा है कि जिस हिसाब से बाकी देशों के अंदर वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ था, पेट्रोल डीजल के जो रेस्ट्रिक्शन हुआ था, भारत में ऐसे कोई किल्लत नहीं हुई है, गैस आज भी मिल रही है। इनफैक्ट इतने रेस्ट्रिक्शंस लगने के बाद आज वो स्ट्रीमलाइन हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। 25 दिन से पहले आप बुकिंग नहीं कर सकते, 25 + 5 दिन लगते हैं आपको डिलीवरी करने के लिए। तो 1 महीने में आप एक ही गैस बुक कर सकते हैं। पर ये जो सख्त मेजर्स लिए हैं वो काम कर रहे हैं, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और वहां पर आप देखिए कि जो छोटे मोटे देश हैं जिनकी कोई एरिया में भी कोई बड़े नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं कर पा रहे हैं। भारत के अंदर 140 करोड़ लोग हैं इट इज, और यूरोप की पॉपुलेशन 80 करोड़ है। सोचिए उसके बावजूद विद कंस्ट्रेंट रिसोर्सेस हमने चीजों को अच्छी तरह से मैनेज किया है। और 27 नेशन ऐसे हैं जो वर्ल्ड बैंक के पास अभी एक तरह से बोल रहे हैं कि आप हमें इमरजेंसी फंडिंग दीजिए, आप अपने फंड्स रिलीज करिए। और ये भी एक बहुत ये दर्शाता है कि जो वित्तीय स्थिति है वर्ल्ड के अंदर, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो खराब होती जा रही है और ये आगे भी जाके खराब ही होने वाला है। और इसी मद्देनजर प्रधानमंत्री जी ने नेक्स्ट 1 साल के अंदर कुछ ये स्थिति और भी बेकार हो सकती है, और उस खतरे को भांपते हुए उन्होंने देश के अंदर एक तरह से चेतावनी दी है और सब लोगों को उन्होंने एक तरह से आगाह किया है कि सब अपने खर्चे जो हैं देख के करिए, इमरजेंसी पैसा रखिए और हो सके जितना विदेशी ट्रैवल मत करिए, जरूरत हो उतना ही खर्चा करिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट। जी उमेश जी, एक बार बताइए कि अगर ऑयल और फर्टिलाइजर सप्लाई चेन और ज्यादा डिस्टर्ब होता है तो सबसे ज्यादा जो बड़ा असर है, बड़ा नुकसान है, वो किस पर पड़ने वाला है? अमेरिका और यूरोप पर या फिर एशिया और अफ्रीका जैसी जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन पर? देखिए अगर फर्टिलाइजर की अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर सबको प्रॉब्लम आएगा। और देखिए फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा तो आपका उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम होगा तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, देश के अंदर अनाज के दाम बढ़ जाएंगे। अंबर जी ऑलरेडी एल नीनो के कारण आप देखिए कि आज 25 नवंबर है, अगले 15 दिन के अंदर बोल रहे हैं बहुत ही भीषण गर्मी पड़ने वाली है। 25 मई, हाँ 25 में है आज। और आप देखिए अगले 15 दिन के अंदर एक बहुत ही भीषण गर्मी पड़ने वाली है देश के अंदर, और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, वो ऑलरेडी 265 गीगावाट पहुंच चुकी है। और उसके बाद आप देखिए कि गवर्नमेंट ने तभी भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रोडक्शन मेंटेन किया है, ग्रिड फेलियर नहीं हुआ है। और ये चीज दिखाता है कि गवर्नमेंट इज रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस। पर अगर स्थिति अगर ऐसे ही खराब होती रही तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एसेंशियल चीजों पर ही खर्चा करिए, डिस्क्रिशनरी चीजों को अवॉइड करिए।
प्रधानमंत्री ने यही बोला। अगर आप देख के चलोगे तो देश का फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। जो खर्चा नहीं करेगा उसकी सेविंग बढ़ेगी तो उसका फ्यूचर सिक्योर्ड होगा। तो देश का फ्यूचर बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री ने ये बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के अंदर मुसीबत आने वाली है, आ सकती है, क्योंकि फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ईरान और अमेरिका के बीच में पीस टॉक्स चल रहे हैं, पर अगर कोई भी एक मिसट्रस्ट आ जाता है और इजराइल कल बोल देता है कि मुझे ये मंजूर नहीं है, तो अमेरिका को वापस अटैक करना पड़ सकता है। कुछ भी नहीं बोल सकते इसके अंदर। देखिए, यूक्रेन और रशिया का वॉर 4 साल हो चुका है, ये तो 3 महीना ही चला है, और अभी भी आप देखिए कि वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर अमेरिका ने अपने शिप्स डिप्लॉय कर दिए हैं। अभी तक फ्री एंड फेयर ओपन नेविगेशन चालू नहीं हुआ है। ईरान ने वहां पर पर्शियन स्ट्रेट अथॉरिटी बना के रखा है टोल खरीदने के लिए। तो अगर ये प्रेसिडेंट होता है कि लोग टोल ले सकते हैं, उसके बाद आप देखिए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से अगर कोई शिप अगर जाता है तो कल सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया भी बोलेंगे, थाईलैंड भी बोलेंगे हम भी टोल ले सकते हैं। क्यों नहीं लेना? जब ईरान ले सकता है तो ये क्यों नहीं लेंगे? तो अभी जो है सिचुएशन अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है। नॉर्मल में टाइम लगेगा, साल भर लगेंगे, और बहुत ही नेगोशिएशन जो चल रहे हैं, इट इज वेरी डाइसी। बातचीत होती है कि डील हो चुकी है, पर अगले दिन हम देखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ड्रोन और मिसाइल्स मारते हैं। तो हाँ, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, काफी सिचुएशन जो है वो डावाडोल है। लेकिन उमेश जी, एक बात बताइए कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एक साथ इतने सारे देशों को, यानी कि 27 देश जो इमरजेंसी फंड के लिए पहुंचे, उन सबको एक साथ संभाल सके? देखिए, सबके पास कॉर्पस तो होता ही है, मेंबर नेशन जो है कंट्रीब्यूट करके रखते ही है। अमेरिका का इसके अंदर बहुत ज्यादा फंड है, 18% जो फंड होता है वो अमेरिका ने दे के रखा है। तो तकरीबन जो है $60 बिलियन का कुछ हो सकता है। ये छोटी कंट्री के लिए ये अमाउंट बड़ा हो सकता है, पर अमेरिका जैसे नेशन के लिए बड़ा नहीं है, ये मेरा मानना है। $60 बिलियन इज नथिंग फॉर अमेरिका। अच्छा, एक बात और बताइए कि हम भारत के लिए अगर उससे बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत जो है वो इस ग्लोबल टर्बुलेंस को अपॉर्चुनिटी में बदल पाएगा, या इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो यहाँ भी महसूस होगा भारत पर? अंबर जी, अभी 5 देशों की यात्रा करके आए मोदी जी। यूएई से $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं कि आप यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिसर्च बनाइए। उन्होंने नेदरलैंड में गए, वहां पर एएसएमएल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में एक सेमीकंडक्टर प्लांट के अंदर $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके आए। फिर नॉर्वे जाके $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। स्वीडन से उन्होंने एक तरह से वहां पर क्लीन टेक्नोलॉजीज की बात की है। इटली के साथ आईमेक को एक्सटेंड करके आए, जो ग्रीस से था वो अभी इटली तक जाने वाला है। तो भारत जो है इस ये जो जितने भी परिस्थितियां आ रही है वहां पर वो आगे की सोच रहा है। यहाँ तक ऐसा नहीं है कि ये इमीडिएट मेजर्स हैं, ये फ्यूचर मेजर्स है, जिसके कारण भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे, भारत के अंदर इंडस्ट्रीज भी लगेगी, लोगों का कैपिटल आएगा। ये मोदी जी ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। द रीजन फॉर दिस ओवरसीज ट्रिप्स, कि इस ट्रिप्स के दौरान भारत ने एक तरह से बता दिया है कि वी आर ओपन फॉर डायलॉग। अब देखिए, मार्को रूबियो जैसा जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसको भी झक मार के भारत आना पड़ा है। अब चाइना ने उधर भाव नहीं दिया है, अभी वो बोल रहे हैं क्वाड को रिवाइव करते हैं, भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमें रीसेट करना चाहिए इंडियन अमेरिकन टाइज। और जब उनको पत्रकार ने पूछा था कि रेसिस्ट कमेंट आप देते हैं आपके कंट्री में, तो उन्होंने बोला बेवकूफ तो हर जगह रहते हैं। मतलब एक तरह से उन्होंने अपने खुद के प्रेसिडेंट को बेवकूफ बोल दिया। तो ये चीज बताता है कि भारत की जरूरत कितनी है। हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जो प्लांट के अंदर आपको बता रहा हूँ, 20 अमेरिकन कंपनीज आर कमिंग, और अभी वेनेजुएला का अगर उनको तेल बेचना है वो भारत ही आ रहे हैं। भारत में अभी वेनेजुएला की राष्ट्रपति 2-3 दिन में आने वाली है, और उसके बाद वेनेजुएला, अभी जो रिपोर्ट्स आई है, एवरी डे हम 4 लाख बैरल पर डे हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसको भी वो बढ़ाना चाहता है।
क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी फॉर वेनेजुएलन ऑयल इज अवेलेबल ओनली विद रिलायंस इंडस्ट्रीज. दिस इज द रीजन. तो इंडिया के बगैर काम नहीं हो सकता. मोदी जी ने अपने बेट स्ट्रेटेजिकली प्लेस करके रखे हैं. सामने वाले के सामने झुक नहीं रहे हैं. हम अमेरिका को झुका रहे हैं. दिस इज द वे इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग. मार्को रूबियो आया था तो उसको इतना बड़ा कोई गर्मजोशी से हमने उसका स्वागत नहीं किया. ऑर्डिनरी डिप्लोमेट जाके उनको रिसीव करके आया और उन्हीं के सामने बोल दिया कि हम रशिया से भी तेल लेंगे, हम मिडिल ईस्ट से भी करेंगे काम, हम यूरोप से भी हमारे टाइज है. तो आप देखिए अमेरिकन को स्नब किया है. ऐसा काम कोई भी नहीं कर सकता. भारत कर रहा है, सब लोग देख रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है नंबर 3. दिस इज द रीजन इंडिया जो है आज अमेरिका को एक तरह से काउंटर कर रहा है. चैलेंज नहीं कर रहा है, काउंटर कर रहा है कि भैया आपके जो अनरीजनेबल डिमांड्स है उसको हम मानेंगे नहीं. रीजनेबल रहे जिसमें हमारा और आपका दोनों का फायदा है उस पर बात करेंगे. ट्रम्प के टेंट्रम्स हम नहीं सुनेंगे. पाकिस्तान जरूर आपके जो आपके बूट है उसको भी एक तरह से चाटने को तैयार है. भारत जो है आपके साथ एक तरह से रेस्पेक्टफुल डायलॉग चाहता है. अगर वो है तो आप वेलकम है, नहीं तो आप अपने घर में बैठे रहो. सीधी बात बोल दिया है मोदी जी ने किया है. बिल्कुल बिल्कुल. अमेरिका को एग्जैक्टली उकसाया तो नहीं है, लेकिन अमेरिका को सीधा जवाब भारत ने सीधे शब्दों में जिस तरह से दिया है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. लेकिन 27 देशों की हम बात करते हैं. 27 देशों का वर्ल्ड बैंक के इमरजेंसी फंड की तरफ बढ़ना सिर्फ एक फाइनेंशियल डेटा नहीं है, ये एक वार्निंग सिग्नल है. वार्निंग इस बात की कि आज की फाइनेंशियल कैलामिटी की वार्निंग है. बिल्कुल. और वार्निंग इस बात की कि आज की इंटरकनेक्टेड जो दुनिया है इसमें कोई भी वॉर जो है वो सिर्फ एक रीजन तक सीमित नहीं है. उसका असर जो है वो तेल की कीमत से लेकर खाद की सप्लाई तक और नेशनल बजट से लेकर एक आम आदमी की जेब तक पहुंचता है. अब आज सवाल ये है कि जो हमारे सामने सिचुएशन है वो सिर्फ ईरान या और वेस्ट एशिया तक नहीं है सीमित. सवाल अब ये है कि क्या ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इस झटके को ऑब्जर्व कर पाएंगे या फिर दुनिया एक नए डेट क्राइसिस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के दौर की तरफ बढ़ रही है. क्योंकि जब 27 देश एक साथ इमरजेंसी फंड की तरफ बढ़ते हैं और इसकी तैयारी में लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों ने ये प्रोसेस जो है वो शुरू भी कर दिया, तो समझ लीजिए कि कहानी जो है वो सिर्फ जंग की नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के स्ट्रेस का टेस्ट नजर आती है. अगले कुछ महीने जो है वो ये तय करेंगी कि ये क्राइसिस टेम्पररी शॉक साबित होता है या फिर 21st सेंचुरी के सबसे बड़ा इकोनॉमिक आफ्टर शॉक्स. उमेश जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए. नमस्कार. जय हिंद, जय भारत. जय सिया राम. जय सिया राम.